हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है। ज्वेलरीज बनाती है, अलग अलग ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाती है। तो इस कंपनी का नाम है यहाँ पर पुष्पा ज्वेलर्स, राइट। वो वाला पुष्पा नहीं, ज्वेलरी वाला। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 30 जून से 2 जुलाई के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 147 का टॉप प्राइस इन्होंने सेट किया है और यहाँ पर 96 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, जिसमें से 74 एंड प्लस ये वाला जो पैसा है लगभग 79 करोड़ सी कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 19 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर जो है कंपनी के मार जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक यहाँ पर बेचते हुए दिख रहे हैं। कंपनी क्या काम करती है, जैसे मैंने बोला, कंपनी ज्वेलरी का काम करती है। ज्वेलर है वैसे, और रिटेल में अपना माल बेचता है अपने शोरूम्स के थ्रू। सो इनका जो माल है वो डायरेक्ट रिटेल कस्टमर को बिकता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है 356 करोड़ रुपए लगाई गई है। और साथ में अगर कंपनी की हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो 100% मालिकाना हक कंपनी में बिफोर आईपीओ प्रमोटर्स का था एंड 72% रह जाने वाला है आफ्टर दी आईपीओ प्रमोटर्स के पास में, राइट। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी की जो वैल्यू लेके आ रहे हैं लीड मैनेजर्स, उनका नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है एफिनिटी ग्लोबल्स कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। तो इनकी जो 2025 की मतलब अभी जो रिसेंटली आईपीओ लेके आ रहे थे उनकी कुछ वैल्यूएशन मिली नहीं है, मतलब उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है लिस्टिंग गेंस वगैरह की। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पहले 2024 में आईपीओ लेके आए थे, जो कि अगस्त के आसपास में जब भी बहुत भयंकर क्रेज था, और फरवरी में जब भी बहुत भयंकर क्रेज था, उस वक्त भी अच्छी लिस्टिंग, उसके हिसाब से लिस्टिंग्स नॉर्मल है, कुछ यहाँ लाजवाब नहीं देखने को मिल रही है। उसके बाद की जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास देखने को यहाँ नहीं मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। फरवरी के अंदर में तो क्या कि एसएमईज को वैल्यू दे ही नहीं रहे थे, राइट। मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रहा, जिसकी वजह से ऑलरेडी वैल्यू बहुत कम मिल रही थी उनको, और उसके बावजूद भी इसकी जो है परफॉर्मेंस ठीक है, चलो मान के चल लेते हैं। सो ओवरऑल वैल्यू देखा जाए तो इन्होंने जो वैल्यू लगाई है इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर में दूसरी कंपनियों की, वो नॉर्मल लगाई है या फिर एट पार लगाई है मार्केट को देखते हुए। थोड़ा सा हम आरएसपी के नज़र डालते हैं तो यहाँ पर अनुपम टीबरेवाल इनके पास में इस कंपनी का आज के दिन कंट्रोल है। एंड नेक्स्ट देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं अपना स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। तो प्रमोटर्स में कौन है? टीबरेवाल एंड अनुपम टीबरेवाल, दोनों ही, मृदुल एंड अनुपम, दोनों ही बेच रहे हैं अपना कुछ ना कुछ स्टेक। और इनके पास में जो शेयर्स जिस भाव में बेच रहे हैं, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है, कितना है, लगभग 147 करोड़, सॉरी 147 के प्राइस के ऊपर में देखने को मिल रहा है। और इन्होंने खुद ने एक्वायर कर रखे हैं शेयर प्राइस 2-1.5 रुपए के आसपास में। 147 गुना गिन लो कितने गुना महंगे प्राइस में ये बेच रहे हैं, जो कि एक्वायरिंग प्राइस। ऑफ कोर्स ये बात है, ये मैंने प्रमोटर्स हैं तो इन्होंने तो 10 रुपए के हिसाब से पी फेस वैल्यू पे स्टार्ट किया है, तो बाद में धीरे धीरे नीचे प्राइस आई है, तो प्रमोटर्स को तो मैक्सिमम फायदा होना ही है, राइट। बट स्टिल आई वांटेड टू शो कि खुद का बिजनेस के अंदर में कितना मल्टीपल फायदा होता है अगर चल जाता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी के जो पैसे हैं वो किस काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 45 करोड़ रुपीस जो है वर्किंग कैपिटल में एक्सपेंस में खर्च होने वाला। दैट मीन्स की कंपनी ने जो लोन ले रखा है शॉर्ट टर्म का, उसमें पैसा खर्च होगा, बाकी और माल लेके आने में खर्च होने वाला है। जैसे सोना, अब ज्वेलर है तो सोना ही लेके आएगा माल, और दूसरे जो आइटम्स होते हैं जो कि सोने के ज्वेलरी में बनाने के लिए आइटम्स कुछ होते हैं, प्रेशियस मेटल्स एंड एवरीथिंग, प्रेशियस आइटम्स, वो वो हीरा वगैरह एंड स्टोन्स वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी जो बाकी पैसा है वो न्यू शोरूम्स खोलने में भी खर्च करने वाली है, लगभग 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए के आसपास में इन्वेंट्री एंड न्यू शोरूम खोलने में। कंपनी में कोई केस वेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंटिजेंट लाइबिलिटी 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की है। और टीबरे वाला जी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो पार्टी हैं, जो कि प्रमोटर्स हैं, उन्होंने ठीक ठाक लोन भी कंपनी को दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, एंड इसकी जो शुरुआत है कंपनी की वो 2009 के अंदर में हो गई थी। उसके बाद में ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं। रजिस्ट्रेशन कब करवाया, अपना नाम कब रखा, फिर उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कब करवाया, फिर कौन सा मतलब मेंबरशिप वगैरह मिली है, कौन सा शोरूम कब चालू किया, कब रेवेन्यू कितने करोड़ पे पहुंच गया, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने एज माइलस्टोन यहाँ पर दे रखी है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, ट्रेड एसोसिएट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। 46 ईयर्स की एज है अभी तक मृदुल तिब्रेवाला जी की, एंड ये बिजनेस को आज के दिन संभाल रहे हैं और ठीक ठाक इनके पास में एक्सपीरियंस आज के दिन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नाइस, एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दैट्स ओके, एंड मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी जो रेम्यूनरेशन है, जो कि सैलरी है, ये लगभग 61 लाख रुपीज़ पर एनम की सैलरी लेने वाले हैं। दैट्स ओके। नेक्स्ट, जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी यूज़ करती है एज ए शोरूम, एज ए
फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ज्वेलरी ऑल दैट। ये पर्टिकुलर 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ओन्ड बाय द कंपनी हैं, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग 4 और वो लीज़ के ऊपर में, और लीज़ का अमाउंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, रेंट भी ठीक-ठाक ही है, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। सो बहुत ही हैवी बर्डन बिज़नेस पे नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। 90 एम्प्लॉइज़ आज के दिन टोटल मिला के काम करें, मेनली सेल्स के अंदर में लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन में भी अच्छा खासा लोग हैं यहाँ काम करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने आईसीआईसीआई वालों से ले रखा है, और जो इंश्योरेंस अमाउंट है जो कि ऑफ कोर्स ये बात है, जितना माल आपके पास में होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हो, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग 50 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है 55 के आसपास का, और 20 करोड़ का यहाँ पर है, तो 55 60 6 75 70 80% करोड़ का यहाँ पर इंश्योरेंस भी देखने को मिलता है। ये इनका पूरा का पूरा जो है किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल चलता है, कैसे ऑर्डर रिसीव होता है, किस तरीके से ये ऑर्डर डालते हैं सोने की अगर रिक्वायरमेंट है तो, और फिर किस तरीके से फ्लो होता है पूरा स्ट्रक्चर सोना ज्वेलरी बनने तक, वो यहाँ पर आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। बिजनेस साइकिल कैसे चलती है, बिजनेस का इंटरनल प्रोसेस कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए इनके रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं आज के दिन उनकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मोस्टली ज्वेलरी सेगमेंट में जितनी भी कंपनियां काम करें उनके रॉ मटेरियल्स यूजुअली यही रहते हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा रेल रेवेन्यू जो है डोमेस्टिक से ही आ रहा है, उसके बाद में बाहर भी थोड़ा बहुत जा रहा है। और अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें तो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इन स्टेट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। और दूसरा अगर देखें तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये आज के दिन बना रहे हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा जो माल बिक रहा है वो है नेकलेस। नेकलेस जो इनकी डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, उसके अलावा दूसरे भी जैसे इयरिंग्स भी अच्छे खासे बिक रहे हैं, माला भी कुछ अच्छी खासी बिक रही है, बट मेनली है नेकलेस इनके सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। दैट मीन्स कि इनकी जो एवरेज जो ऑर्डर वैल्यू है वो यूजुअली जिनकी और जो ज्वेलर्स की जो जिनकी रिंग्स सबसे ज़्यादा बिकती हैं, किसी की एंकल सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं किसी के, तो उनके हिसाब से इनकी जो ऑर्डर एवरेज वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है यूजुअली देखी जाए तो। दैट्स अगेन ग्रेट। अब थोड़ा सा हम कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम लोग नज़र डाल देते हैं तो यहाँ पे 200 लगभग, सॉरी 200 नहीं, 91 करोड़ रुपए लगे हुए, टोटल 91 करोड़ रुपीज़ लगे, जिसमें से इन्वेस्टर्स ने 60 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उनका, मतलब उनका मालिकाना हक है जिस पैसे के ऊपर में, उस पैसे का इन्होंने 60 करोड़ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके अलावा जितना भी पैसा है वो उधारी का है, जैसे 10 करोड़ 11 करोड़ का लोन है लॉन्ग टर्म, 10.5 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन है, इसको जिसको चुकाना है। अब ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो 20 करोड़ रुपए तो जो प्रॉपर्टीज जो शोरूम्स वगैरह कंपनी के पास में हैं और जो नया बना रही है उसमें पैसा लगा रखा है, सो कंपनी ओनिंग द प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, सो दैट्स गुड। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेंट्री जो है कंपनी के पास में वो अच्छी खासी पड़ी हुई है। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ गया है इस साल पिछले साल के रिकॉर्डिंग अगर हम लोग हिसाब से देखते हैं तो। सो अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे को नेगेटिविटी थोड़ी नज़र आ रही है कि 51 करोड़ की पिछले साल ट्रेड यहाँ पर बैलेंस शीट की साइज़ थी, इस बार 91 करोड़ हो गई, जो कि 40 करोड़ रुपए से बढ़ गई। तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने यहाँ पे लोन पे पैसा लिया है, राइट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, राइट, और साथ में ही यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी का पैसा गया कहाँ है, तो ये देखने को मिला कि ट्रेड रिसीवेबल में चला गया सारा पैसा। दैट मीन्स कंपनी ने अपने आप को पुश किया है या फिर नकली फर्जी रिसिप्ट काटी है, उनमें से कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो एज ए ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, वो भी आईपीओ ईयर के अंदर में यूजुअली ऐसा होता है, तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इन सब चीज़ों का, कि वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और दूसरे जो जो मार्केट के अंदर में दूसरे इसी सेगमेंट में कंपनियां काम कर रही हैं उनकी बराबर में हम लोग वैल्यू लेके आए, तो उसके लिए थोड़ा मैनिपुलेशन जो है अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में देखने को मिलता है यूजुअली कुछ कंपनियों के। तो अगर वही यहाँ पर हो रहा है तो आई थिंक दैट्स नॉट ए गुड थिंग, और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैलेंस शीट के अंदर में थोड़ा बहुत। सो नेगेटिव पॉइंट इज हियर। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यूज की अगर बात करें तो 165 करोड़ का रेवेन्यू 2023 में, फिर 2024 में 255, फिर 281 करोड़ का इस साल है, जबकि कंपनी का 281 करोड़ का जो कि ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे इंक्रीज जो है रेवेन्यू के अंदर में इंक्रीज हुआ है लगभग 26-27 करोड़ का, और वहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज हो गया 15 करोड़ रुपए का, तो पुश तो देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स की कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज नहीं आया था इस बार, बट स्टिल पुश किया गया है ताकि इंक्रीज दिखाया जा सके। तीसरी चीज़ एक और दिखाना आपको चाहूँगा, यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो जो मटेरियल यूज़ हुआ है रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये मटेरियल जो है
लगभग 10-11% का मटेरियल जो है यहाँ पे मार्जिन बच रहा है बीच के अंदर में, मतलब जितने का माल खरीदा और बिका तो बीच में जो मार्जिन बचा वो लगभग 10-11% का ही है, इस साल भी और इस साल भी। इस साल अगर देखते हैं तो लगभग 15% का हो जा रहा है। तो अगेन तो जो प्रॉफिट है बीच के अंदर में माल यूज होने के और जो सेल रेवेन्यू का, दोनों के बीच में प्रॉफिट मार्जिन 15% पे पहुंच गया 10-11% से। तो वो अगेन की कंपनी ने माल एक्चुअली लगाया भी है उस रेवेन्यू के लिए या फिर सिर्फ फर्जी रिसिप्ट काटी है। सो वो एक अगेन सवाल है। तीसरी चीज़, कंपनी के अगर हम लोग नेट प्रॉफिट्स की बात, अब यूजुअली यहाँ पर जो है 10-11% का या फिर नेट प्रॉफिट्स की चलो बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो 8 करोड़, फिर 13 करोड़, यहाँ पर 22 करोड़। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं वो 5% के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। अचानक यहाँ पर देखते हैं तो 7.5 से 8% के आसपास में नेट प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। तो इस सेगमेंट में जितनी भी दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं उनके ग्रोस मार्जिन 5-6-7-8% तक के हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट 5-7-8% तक पहुंच जा रहा है। तो दैट अगेन शोज द क्वेश्चन कि आप इंडस्ट्री की जो मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनियां उनके मुकाबले इतना ज़्यादा कैसे कमाई कर सकते हो आईपीओ ईयर के अंदर में। तो वो एक अगेन क्वेश्चन मार्क। और मान के चलो अगर पड़ा कमाई हो भी गई, चलो मान लिया कि किसी ईयर के अंदर में एक्सेप्शनल कमाई हो गई हमारी, कोई मिल गया हमें ऐसा कस्टमर बड़ा जिसने हमसे महंगे में खरीद लिया माल और हमें खर्चा बहुत कम पड़ गया, चलो मान लिया। तो बट वो चीज़ कंटिन्यू नहीं रह सकती, राइट। जनरल टर्म्स में कंटिन्यू रह नहीं सकती क्योंकि दूसरे प्लेयर्स कूद जाएंगे वहाँ पे, तो आपको ले आएंगे वहाँ पे रास्ते के ऊपर में। तो इस साल हो गई तो इस चीज़ को हम लोग एज स्टैंडर्ड नहीं मान के चल सकते कैलकुलेशन पीईपी रेशियो और कंपैरिजन के अंदर में, राइट। तो हम लोग जो है इस बार 15 करोड़ के आसपास की जो रेवेन्यू है, बिकॉज रेवेन्यू इंक्रीज इतना ही है उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज करते हैं, तो उसके हिसाब से 15 करोड़ 16 करोड़ के आसपास का आता है। तो 15 करोड़ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, पीईपी रेशियो निकाल के कंपेयर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस टाइप के बिजनेस के अंदर में जो कैश फ्लो होता है यूजुअली ठीक होता है, बट इस साल जो है इनका कैश फ्लो थोड़ा बेकार रहेगा बिकॉज ऑफ इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स में थोड़ा सा वो दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो 15 करोड़ के आसपास से उन्होंने जो वैल्यू लगाई है खुद की, दैट इज अराउंड 356 करोड़ रुपए के आसपास है। तो लगभग कितने का 23 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं जैसे स्काई गोल्ड डायमंड, तो इसका है 36 का, ए कंपनी का है 31 का, इस कंपनी का है 36 का, इसका है 49 का और इसका है 12 का, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनके करोड़ हज़ारों करोड़ के अंदर में रेवेन्यूज़ हैं, उनका जो पी रेशियो है उसके बराबर इन्होंने अपनी पी रेशियो लगाई है, जबकि इनका जो रेवेन्यू है वो 300 करोड़ के आसपास में है, राइट। तो पी रेशियो इज काइंड ऑफ ओके, बट वहाँ पर थोड़ी चाल इन्होंने की है, तो वो चाल के हिसाब से इनके पॉइंट्स कटने चाहिए, उसके हिसाब से हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है। 23 का पी रेशियो इज ओके, बट इस कंपनी के मुकाबले अगर देखते हैं जो कि सिमिलर सा ही काम करती है तो इनकी वैल्यू ज़्यादा लग रही है। बट अगेन ज्वेलर है, छोटी साइज़ है तो मैनिपुलेट हो सकता है, सो वैल्यू मिलनी चाहिए इसको। लिस्टिंग गेन की एटलीस्ट वैल्यू या शॉर्ट टर्म में जो वैल्यू है वो मिलनी चाहिए आईपीओ के अंदर में। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी 60 करोड़ की नेटवर्थ है और लगभग कितना 74-80 करोड़ के आसपास में और जाने वाले हैं। सो 60 + 80 तो हो गया वन, कितना हो गया 140 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 28, तो लगभग देखने को मिला 2.5, राइट। तो 2.5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रोक्स मान के चल रहे हैं, राइट। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 8, 7, 6, 5, 5.3 और 1.75। सो वैल्यू अगेन मैक्सिमम के मुकाबले ठीक लगाई है। सो ओवरऑल वैल्यू देखी जाए तो ठीक ठाक नजर आ रही है। लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू पॉजिटिव है इस टाइप की कंपनी के लिए, राइट। और इस्टेब्लिश्ड ब्रांड बनती जा रही है, शोरूम्स में ध्यान दे रही है और ग्राउंड के ऊपर में पैसा लगा रही है, जिसकी वैल्यू फ्यूचर के अंदर नेटवर्थ की इंक्रीज होने के चांसेस हैं। सो आई एम होपफुल एंड इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो मैक्सिमम स्टेक कंपनी में रखने वाले हैं। आईपीओ ईयर के अंदर में मैक्सिमम प्रमोटर्स ये वाली जो मिस्टेक्स होती हैं इन्फ्लेटेड डेटा दिखाने की, वो करते हैं। उसके लिए अब खैर सज़ा तो दी नहीं जा सकती ना, राइट, क्योंकि पूरा लीगल तरीके से चलता है काम। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि फाइनल व्यू क्या बन रहा है। लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी है। लिस्टिंग गेन अगर आपको जीएमपी प्राइस मोर देन 30% मिलता है तो अच्छा खासा है, बाकी वो प्रोबेबिलिटी है। शॉर्ट टर्म में ठीक लग रही है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ठीक लग रही है, दैट्स ऑल। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाएं अपना फाइनल, उसके हिसाब से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें, उसके बाद में ही डिसीजन बनाएं, दैट्स ऑल। सी यू टुमारो।